नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात पीएम मोदी की। नरेंद्र मोदी @75 सफलता और चुनौतियों की। प्रधानमंत्री मोदी 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। 17 सितंबर 1950 को जन्मे पीएम मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम मोदी की सफलता आम लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी चुनौतियां सबक है कि ईमानदारी से संघर्ष कर कोई भी इंसान बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद से अब तक के उनके कार्यकाल में कई लाभकारी योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके जरिए लोगों को मुफ्त अनाज से लेकर 300 यूनिट फ्री बिजली तक मिल रही है और इन तमाम स्कीम्स के जरिए वे घर घर पहुंचे हैं। उनके कार्यकाल की शुरुआत से अब तक लागू की गई इन योजनाओं में अपने घर का सपना पूरा कराती प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर लोगों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना और मुफ्त बिजली के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना तक शामिल है। लेकिन यह साल उनके राजनीतिक जीवन और देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% टैरिफ, नई गठबंधन की राजनीति और आर्थिक चुनौतियां, ये सभी पीएम मोदी के सामने एक बड़ी परीक्षा की तरह खड़ी हैं। लेकिन उनके पिछले सफर को देखें तो हर संकट को एक अवसर में बदलकर और भी मजबूत होकर आगे बढ़ने के उदाहरण मिलते हैं। 2002 में गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन खतरे में था, लेकिन उस संकट को पार कर उन्होंने गुजरात को एक विकसित राज्य के रूप में खड़ा किया। उस मॉडल ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। इसी तरह कोरोना के समय भी आलोचनाओं का सामना करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम लागू कर भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले गए। 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने पर मोदी को गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी। कई लोगों ने इसे उनकी अंतिम चरण के रूप में माना है, लेकिन केवल एक साल में ही हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली लगातार जीत हासिल कर आलोचकों को चौंका दिया। वक्फ संशोधन बिल, सीएए लागू करने जैसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ाकर उन्होंने गठबंधन राजनीति में भी अपनी दृढ़ता दिखाई। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने मोदी ने पश्चिमी दबाव का सामना करते हुए ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बुलावे को नजरअंदाज कर भारतीय हितों को प्राथमिकता दी। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर मोदी की स्वीकृति दर 25% से अधिक हो गई। देश की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी बनने की ओर बढ़ रही है। ऐसे में मोदी के सामने आने वाली हर चुनौती एक नए अवसर के रूप में बदल रही है। तो बात आज प्रधानमंत्री मोदी की ही करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। ग्लोबल लीडर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, इसीलिए केवल देश में नहीं बल्कि विदेश से भी शुभकामनाओं का उन्हें तांता लगा हुआ है, मिल रहा है। लेकिन इसी सब के बीच ट्रंप से छिड़े टैरिफ वॉर, गठबंधन की राजनीति जो लग रहा था कि उनके लिए विवशता बनकर उभरेगी, क्या वह भी उनके लिए एक अवसर के रूप में निकलकर सामने आएगी? एटलीस्ट गठबंधन की राजनीति के तौर पर तो कहा जा ही सकता है, क्योंकि वह अभी तक बहुत स्मूथ बैटिंग कर रहे हैं। अब रहा बात टैरिफ की, तो उसमें देखना दिलचस्प होगा कि जो पुरानी ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती है, आज भी शुभकामना मिला है उन्हें ट्रंप के तरफ से, क्या वह टैरिफ वार को भी सुलझाएगी या इसे और उलझा देगी? चलिए बिना वक्त जाए किए चर्चा की अब हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक अमनप्रीत कौर जी जुड़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय खेरा साहब जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता राज शर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले कौर जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं। चीज़ों को न लेफ्ट न राइट देखने की स्थिति एक राजनीतिक विश्लेषक की होती है। ऐसे में आज दिन तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का है, पूरा देश विश्व उन्हें बधाइयाँ दे रहा है। आपको लगता है कि पीएम एक ऐसे फिगर के रूप में बनकर उभरे हैं जिसमें भारतवासियों ने अपना ऐसा अटूट विश्वास जताया है कि एक टर्म के बाद दूसरा टर्म, तीसरा टर्म लगातार उनके पास जा रहा है?
वैश्विक स्तर पर भी उनके कद को काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है, ऐसा दिख भी रहा है, लोगों का मानना भी है। आप इस तमाम पिक्चर्स के बीच पीएम के 75वें जन्मदिन को कैसे देख रही हैं? संभावनाओं के द्वार और खुलेंगे या फिर कुछ और? सबसे पहले तो पीएम मोदी को हमारी तरफ से भी जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हमेशा तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही विश्व में भारत का नाम जो है वो ऊंचा करते रहें, हमारी यही शुभकामनाएं हैं। उसके बाद हम बात करें कि 75 साल जब वो हो रहे हैं तो उसके साथ साथ कौन कौन सी बातें उभर के सामने आ रही है कि क्या क्या चीजें हैं कि उनके 75 साल को लेके टारगेट किया जा रहा है। तो ये है कि प्रधानमंत्री नो डाउट, क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी है, क्योंकि वो अपने आप को एक्टिव रखते हैं, अपनी तरफ ध्यान देते हैं, तो ऐसी उनको कोई भगवान की दया से अच्छी उनकी सेहत है, ऐसी उनको भी प्रॉब्लम है नहीं है कि वो आज 75 साल के हुए हैं या फिर वो चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते और वो रिटायरमेंट ले लें। क्योंकि वैसे अगर सरकारी नौकरियों की बात करें तो रिटायरमेंट की उम्र कभी 60 साल हो जाती है, कभी 58 साल हो जाती है। तो ऐसे ही 10-12 साल से यही चर्चा में बात आ रही है कि जो भाजपा के नेता हैं वो जब 75 ईयर्स के हो जाएंगे तो वो सक्रिय राजनीति से थोड़ा सा किनारा कर लेंगे। मुझे लगता है ये ऑफिशियली ये कभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कुणाल जी। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री ने जब वो आए हैं प्रधानमंत्री की रेस में 2014 की मैं बात करूं, जी जी, तो तब ऐसा था कि कुछ नेता थे जो उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने से या फिर अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस बात से भाजपा के कुछ नेता खुश नहीं थे। उसमें अडवाणी जी भी हैं, उसमें मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं। तो उनकी तरफ जब ध्यान जाता है तब प्रधानमंत्री जी ने उनको ऐसा लगा कि अगर ये मुझे नापसंद करते हैं और अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ और ये भी राजनीति में एक्टिव रहते हैं तो मुझे ये हमेशा पैर पैर पे हर्डल्स वाली बात हो जाएगी कि एक तरह की उनकी तरफ से कोई ना कोई रुकावटें आती रहेंगी। तो अपना जो रास्ता है उसको स्मूथ बनाने के लिए उन्होंने ऐसा बोल दिया कि जो भी भाजपा के नेता है जो 75 क्रॉस कर देंगे वो सक्रिय राजनीति से दूरी बना लेंगे। इस नाते जोशी जी को और जो अडवाणी जी थे उन दोनों को भाजपा के जो और भी कुछ उम्र दराज नेता थे उनको राजनीति से थोड़ा हटाया गया। उनको जो पद होते हैं उनकी तरफ उनका जो एक्टिव रोल होता है उससे दूर किया गया। पर ऑफिशियली कभी भी इसका डिक्लेयर नहीं किया गया भाजपा की तरफ से कि ऐसा होगा कि जब भी कोई नेता 75 इयर्स का हो जाएगा तो वो रिटायरमेंट ले लेगा। हालांकि आनंदीबेन पटेल जब सीएम थी गुजरात की, तो जब वो 75 इयर्स की होने जा रही थी तो उसने जरूर इस बात को फॉलो किया और उसने अपना जो रिजाइन है एज ए सीएम गुजरात वो उसने दे दिया था। उन्होंने ये बोलते हुए ये डिक्लेयर करा था कि मैं नवंबर में 75 की होने जा रही हूँ। बाकी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि एज इज जस्ट ए नंबर। अगर आप फिट एंड फाइन हो, अगर आप काम कर सकते हो, आपके हाथ पैर सलामत हैं, तो आपका दिमाग जो है वो काम कर रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने ही एक बार ऐसा कह दिया था कि 75 का जब कोई बंदा हो जाता है तो उसका जो ब्रेन है वो डेड हो जाता है। पर मुझे लगता है कि इनमें से कुछ भी ऐसा प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। वो हेल्थ वाइज बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ध्यान रखते हैं, तो ऐसा कोई बात है नहीं है जो उनको काम करने से रोका जा सके सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो 75 साल के हो गए। ठीक। खैरा साहब, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, देश के लिए भी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री आज अपना जन्मदिवस मना रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि प्रधानमंत्री से जितना एक्सपेक्ट किया गया था वह उससे ज़्यादा डिलीवर करते हुए नज़र आ रहे हैं? और जहाँ तक फिटनेस का सवाल है तो आपने तो उन सारी शंकाओं को एक तरह से किनारा कर ही दिया जो विपक्ष में मन में था कि 75 में संभवतः रिटायरमेंट लेंगे, लेकिन 75 में हेल हार्टी स्टिल बैटिंग। खैरा साहब, जहाँ तक उम्र का सवाल है तो 75 हो या 80 हो उसका कोई मतलब नहीं जी। गांधी जी को आपने देखा होगा, आखिरी अंतिम लड़ाई तक वो 79 साल तक लड़ते रहे और 77 तक तो बिल्कुल एक्टिव सबको दौड़ा रहे, पूरे हिंदुस्तान को भी, और उनको तो बाहर ही दौड़ा दिया था ब्रिटिशर्स को। आप देखेंगे तो उम्र के हिसाब से विंस्टन चर्चिल 77 साल की उम्र में दोबारा प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के।
और फिर उन्होंने चलाया 80 साल तक। हम हमारे देश में मोरारजी देसाई ही बने थे 80 साल के 79 के आसपास। तो उसका तो कोई लेना देना नहीं। आदमी को मेंटली फिट होना चाहिए। कोई मिल्खा सिंह की रेस में नहीं जाना है कि उसमें कोई बाजू बाजू करके कसरत करना है। दिमाग हो और देश की नब्ज को समझे और जहां देश की कमजोरियां हैं उनको समझे और उसके दूर करने के उपायों पे काम करे। जो पहली बार 70 साल में मैंने देखा है कि जो हमारी कमजोरियां हैं उनको ढूंढ ढूंढ के दूर किया गया। अब उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ी समस्या इस देश में थी शौचालय की। मैं वहीं से शुरू होऊंगा क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ और गांव में मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। महिलाओं को आपने भी देखा होगा, सुबह 4 बजे उठ के बेचारे जाते थे शौचालय के लिए बाहर गांव लोटा लेके, और कोई आदमी निकल जाए तो फट से खड़ा होना पड़ा। कितनी दुर्दशा थी, देखी नहीं जाती थी। और मैं सोचता था तो शायद कभी होगा नहीं। तो सबसे बड़ा काम तो उन्होंने 12 करोड़ शौचालय बना के जो इतना अच्छा काम किया है स्वास्थ्य के लिए, यही एक काम इतना है कि वो सारी जिंदगी और जब तक चाहे प्रधानमंत्री बने रहे, एक ही काम जो कोई कभी कल्पना से परे था। इसके बाद देखिए आप एम्स, तिगने में एम्स हो गए, आज 23 एम्स है। अकेले 900 या 1000 के आसपास हमारे आयुष के हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, जो कि अब पूरी दुनिया में योगा भी फैला दिया, विश्व में आजकल वो भी चला दिया। तो अकेले हम स्वास्थ्य की आयुष्मान योजना में 5-5 लाख रुपया लोगों को इलाज के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इस देश की थी वो स्वास्थ्य और गरीबी की दो ही थी। तो जब गरीबी था आदमी तो स्वास्थ्य का उसको इलाज मिलने का सवाल ही नहीं। तो ये सब उन्होंने इतनी गहराई से उसको समझा, उस समस्याओं को। मालूम था कि पानी नहीं है लोगों के पास, तो करीब 15 करोड़ कनेक्शन बिजली के पानी के नए लग गए पूरे गांव में। तो मैं ये कहता हूँ उम्र से मतलब नहीं है, विजन होना चाहिए। जो गांधी में विजन था जिसका, जो अगर कभी आप देखेंगे इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स में जो उनके सपने थे जी, उन सपनों को 60 साल में कांग्रेस ने तो पूरा नहीं किया, लेकिन काफी कुछ और नरेंद्र मोदी जी ने करके जरूर दिखा दिया। ये तो एक ही बात हो गई। अगर हम अब डिफेंस की बात करें तो सभी देख रहे हैं, तेजस बन रहा, ब्रह्मोस बन रही, हमने वहां ढकेल दिया था, डकलाम में भी ढकेल दिया था, राजस्थान में पीट डाला था, और उल्टा प्रचार करते हैं विपक्ष। ये बड़ा दुखदाई है। स्वस्थ परंपरा के हिसाब से विरोध करे, विरोध उनका अधिकार है, और हर सरकार में कमियां होती हैं, हमारी में भी होंगी। बीसों कमियां निकालिए, अब जो कमी उन्हें आप हमें उजागर करो, हम दूर करेंगे, कोशिश करेंगे, कहीं भी होंगी। लेकिन आप वो बजाय करने के बेकार की बातें, कभी अडानी, कभी हिडनबर्ग, कभी कुछ ऊट बातें, कभी वोट चोरी, कभी कुछ, ये सब बंद कर देना चाहिए आप इन लोगों को। और दूसरी राष्ट्रीय समस्या पे उन्होंने जो ध्यान दिया वो, और 1 मिनट के लिए, वैसे तो बहुत हजारों बातें कहां तक बताऊंगा। राष्ट्रीय समस्या में सबसे बड़ी समस्या थी डिसइंटीग्रेशन ऑफ नेशन। जो डर लग रहा था कि क्या हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, क्या किसी रात को सवेरे हम सो के उठेंगे देखेंगे कश्मीर हमारा हिस्सा ही नहीं रहा। ये होने वाला था, जो हो सकता था, उन सबको उन्होंने उसको संभाल लिया। 370 हटा के उन्होंने कश्मीर को वो एक बिल्कुल भारत में ऐसे लगने लगा जहाँ हमारा जहाँ झंडा नहीं लगता था, जला देते थे झंडों को, राष्ट्रीय झंडा नहीं लगा, वो उन्होंने वहां लगा के दिखा दिया। और एयरटेल वगैरह नॉर्थ ईस्ट इतना दूर हो गया तो वहां तक रेलवे लाइन, श्रीनगर तक रेलवे लाइन, ये कभी ख्वाब में सोचा था किसी ने एयरटेल में रेलवे लाइन डलेगी? ठीक है, हम में कभी डल पाएगी? खैरा साहब ठीक है, आपने लिस्ट देखिए। अब प्रधानमंत्री की उपलब्धियों को गिनाने के लिए तो बहुत सारे अवसर हैं। मेरा मूल सवाल तो आपसे यह है, जिसका जवाब आप थोड़ी देर के बाद दीजिएगा, कि क्या कुछ चुनौती भी है या सब चुनौतियों से पीएम साहब पार पा चुके हैं? लेकिन ये जवाब मैं आपसे बाद में लूंगा। राज शर्मा साहब बहुत देर से वेटिंग में हैं। शर्मा साहब, प्रचंड बहुमत से लेकर गठबंधन सरकार बनाने तक की स्थिति, आप इसे प्रधानमंत्री की मजबूती के तौर पर देख रहे हैं, मजबूरी के तौर पर देख रहे हैं, कैसे आंक रहे हैं? देखिए, पहले अच्छा तो नहीं लगता मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में कहूं, लेकिन प्रधानमंत्री में मैं कुछ भी ना कहूं तो इसका मतलब मैं अपने देश का प्रोडक्टिव सिटीजन भी नहीं। अभी कौर मैडम कह रही थी, कौर मैडम ने एक बात बहुत अच्छी कही, मुझे नहीं लगता खैरा साहब को उससे दर्द हुआ कि नहीं हुआ। ये बात तो सही है कि वो अपनी कुर्सी पाने के लिए अपने बुजुर्गों को भी सम्मान देने से गुरेज करते हैं। देखिए कितना बड़ा मेरे देश का प्रधानमंत्री अभिभावक का रूप होता है वो। अगर वो व्यक्ति जिस नेचर को डिक्लेयर करे, जैसे कि अगर शाहरुख खान सिगरेट पिए, नेचुरली उनको फॉलो करेंगे लोग, वैसे ही प्रधानमंत्री है। तो क्या प्रधानमंत्री जी से हमें ये सीख लेनी चाहिए, अगर मैं जवान हो जाऊं और मेरे रास्ते पे मेरे पिताजी या मेरे दादा रुकावट कर रहे हो तो उनको भी दरकिनारा किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी इनकी उपलब्धि रही ना, यही तो खैरा साहब कह रहे।
दूसरी उपलब्धि इनकी ये रही कि जो नौकरी मांगेगा उसे होमगार्ड का डंडा मिलेगा। जो नौकरी मांगेगा और नौकरी मांगने के वाले के पास अगर तिरंगा का डंडा होगा तो दरोगा वो डंडा तिरंगे का लेके झंडा उतार के फेंक देगा और झंडे से मारेगा। और मैं तो आज अच्छा नहीं लगेगा बोलने को, तो इतना बोल जाऊंगा कि फिर क्या होता है, क्रिटिसिज्म फैल जाता है। मैं खैरा साहब को चुनौती देता हूं, मुझे आप 2000 में, पहली बात तो मैं मोदी जी को 2012 से फिर सुनने लगे हम, क्या वो कहते हैं, क्या उनका विजन है। मुझे आप सिर्फ 3 बात बता दें जो उन्होंने 2012 में, 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18, 19, 20 तक, 21, 22, 23 तक और 24 का चुनाव जीतने तक जो बात कही हो उससे ना पलटे हो। बताइए, आप बता दीजिए। हर बात में वो पलटते हैं बात। एक और बात है, जो एक कहावत है, इफ यू आर टू टॉकेटिव यू शुड टू लिसनर। आपको बोलना चाहिए। मेरा देश का प्रधानमंत्री, कभी आपने सुना था कि वो विदेश से आए और प्रेस को संबोधित नहीं करता था? आखिर क्या डर है? हमें क्या पता कुणाल भाई, मेरे प्रधानमंत्री वहां क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते। और एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर और कोई विश्लेषक बैठा होता तो वो ये बात नहीं कहता। कौर मैडम ने बहुत बेहतरीन तरीके से कहा, अगर मेरे देश का प्रधानमंत्री अपने बड़ों को किनारा करने में विश्वास रखता है तो मैंने ऐसा उन आजादी के बाद ना प्रधानमंत्री देखा और ना ही मैं आगे जमाने में कोई देखूंगा। किसी ने नहीं देखा। मुझे बताइए। अब आ जाइए टॉयलेट बनाने की। खैरा साहब, आप तो डॉक्टर हैं, मुझे नहीं पता आप कौन से जिले के, मैं अपने जिले में बता दूंगा 70 से 80 टॉयलेट बंद पड़े। क्या हालत है उनकी, आप देख ले। मैं नाम लेके और जगह का नाम बता दूंगा जहां टॉयलेट बंद पड़े हैं। सारे दूंगा। आप देना है बात, और गुस्सा नहीं होना है बस, क्योंकि आज के दिन अगर आप गुस्सा हो गए तो मैं समझूंगा आप प्रधानमंत्री जी को सच्चा वाला हैप्पी बर्थडे नहीं कहेंगे। क्योंकि जब जन्मदिन होता है वो आपके भी अभिभावक हैं और आप आज खुशहाली से कहिएगा जैसे मैं कह रहा हूँ। बस मुझे एक बात बताएंगे आप, आज मैं अभी आपको अपना समय दे दूंगा कुणाल भाई। बस मुझे ये बताना, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने जो कहा क्या उस पे वो कायम रहे, इधर उधर की बात नहीं होगी। और एक और बात आपने कही कि योगा फैलाया, ये भी बताना होगा आज आपको देश को। क्या मेरे देश का प्रधानमंत्री डेली योगा करते हैं? क्या मेरे देश का गृह मंत्री डेली योगा करते हैं या सिर्फ 21 जून को ही करते हैं? ठीक है, मैं इसका प्रूफ दूंगा। आप मुझे फोटो जारी करेंगे, मैं प्रूफ दूंगा कि मेरे देश के जो 2 सबसे बड़े नेता हैं, मेरे देश के नहीं, बीजेपी के जो 2 बड़े नेता हैं और मेरे देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वो डेली योगा नहीं करते, सिर्फ 21 जून को अपनी टीआरपी बटोरने ठीक है शर्मा, योगा करते। ठीक जो है। व्यक्ति झुक के अपने अंगूठे को नहीं छू सकता, मैं उसे नहीं मानता। ठीक। हम भी, अमित शाह जी कोई हमसे ज्यादा बड़े नहीं। हाँ। देख लेना, हम करते हैं योगा, हम करते हैं एक्सरसाइज, हम करते हैं वक्त, हम जो मंचा वाचा कर्मा जो हम कहते हैं, जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, उसमें हम सामंजस्य बैठालते हैं। और खैरा साहब नहीं भाई साहब, ओके में गिरना नहीं है। ओके शर्मा साहब, इससे पहले कि मैं कौर जी के पास जाऊं, एक बार जवाब लेने के लिए खैरा साहब का रुख कर लेते। खैरा साहब बहुत बड़े और कड़े सवाल पूछे हैं राज शर्मा साहब ने, जवाब दे दीजिए। ये अभी कह रहे थे वरिष्ठ को दरकिनार कर दिया। इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस कमेटी में, गलत बात है आपकी बात हुई, विश्लेषक बैठी थी, विश्लेषक ने अपना विश्लेषण करा भाई, आप देखो शांति से सुना। आप गलत करोगे ना फिर मजा नहीं आता। आप इधर उधर की बातें क्यों जाते हो भाई? ठीक है। अरे पैरासीटामोल चाहिए मुझे, आप क्लोरीन की गोली क्यों दोगे? ठीक है शर्मा साहब, लेट्स हियर हिम। हाँ बोलिए खैरा साहब, प्लीज सर बोलिए, बोलिए। ठीक है शर्मा साहब प्लीज, शर्मा साहब प्लीज सर, 1 मिनट, उनको सुन लेते हैं, उनको सुन लेते हैं। कौर जी भी वेटिंग में, उनको सुन लेते हैं। खैरा साहब प्लीज बोलिए सर। इनके पास बोलने का कुछ नहीं है, डिबेट खराब करना इनकी आदत में शुमार है। अब 2 मिनट सुनो, मैं आपको याद दिलाऊंगा। सुनिए साहब, राष्ट्रपति का चुनाव था, CWC में कांग्रेस कमेटी ने नीलमा संजीवा रेड्डी का नाम फाइनल कर दिया। अरे भैया, यानी नरेंद्र मोदी सही है, यानी कि भैया कुणाल भाई फिर सही है। अरे तो यही कह दो ना सीधा ना। 1 मिनट सर, अंपायर की भूमिका में आज कौर जी हैं, उनके ऊपर हम वर्डिक्ट को छोड़ देते हैं, पहले सुन तो लेते हैं।
साहब, हाँ दूर से बैठकर आदमी को कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है। चाहिए सामने बैठकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल ठीक करके। है। शर्मा साहब प्लीज सर, अब उनको सुन लीजिए। ये जो वहां से कर रहे हैं, दूर है। सुनिए शर्मा साहब, ये पागलपन का निशान सर है। प्लीज अब खैरा साहब को कंप्लीट करने दीजिए, वक्त जाया हो जाएगा सर, वक्त जाया हो जाएगा। खैरा साहब बोलिए, कंप्लीट कीजिए सर। ये ऐसे ही करेगा भाई, ये आदमी ऐसे ही करेगा। नहीं ठीक है, अब आप बोलिए प्लीज। आप मैंने एक उदाहरण लग रही दे रहा था, जब इन्होंने कहा तो राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नीलमा संजीवा रेड्डी का नाम पक्का कर दिया। इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आया, वहाँ पास नहीं करवा पाई, तो बीबी की को खड़ा करके अपनी तरफ से। अरे तो क्या नरेंद्र मोदी जी को आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी पसंद नहीं थे? बंद करवाओ। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट शर्मा साहब, नहीं प्लीज सर, प्लीज सर, अब उनको बोल लेने दीजिए सर, प्लीज बोलिए खैरा साहब। नहीं, अच्छा पागल शब्द पढ़ दिया ना इनको मैंने, पागल। ये देखो, नहीं एक मिनट प्लीज, शर्मा साहब प्लीज एक मिनट सुन लीजिए ना सर, आपकी बातों को सुना है, सुन लीजिए। खैरा साहब बोलिए, कंप्लीट कीजिए सर। आप डॉक्टर हो नहीं, आप कंपाउंडर भी नहीं हो। एक मिनट शर्मा साहब प्लीज। कंपाउंडर हो, इंदिरा गांधी का शर्मा साहब ऐसे करिएगा कैसे बात होगी, उनको बोलने दीजिए। कौर जी के पास भी जाना है हमें, प्लीज वैसे आपकी डिग्री फेक है। प्लीज खैरा साहब जल्दी से सर बोलिए। पता कर जरा, पता कर गया। अच्छा, ये बस मैंने अपना काम कर दिया। बोलिए, एक मिनट शर्मा साहब प्लीज। आपने सर्टिफिकेट ले लिया। ये आदमी क्या तू मैं नहीं जाएंगे सर, वक्त बहुत निकल गया है। खैरा साहब जल्दी से बोलिए सर। किसको पकड़ लिया आपने? ठीक है, बोलिए खैरा आप साहब, शांति से बात मैंने पूरी सुनी है, 2 लाइन सुन नहीं सकते? बोलिए खैरा साहब बोलिए। इनको मत बोलने दो कुणाल भाई, मत खड़ा बोलने दो। करके चुनाव में इसको बर्बाद करने का संदेश देते हैं। नीलिमा संजीवा रेड्डी को, अपने सीनियर आदमी को, जो पार्टी का कैंडिडेट था, उसे हरा दिया। इन्होंने जो कहा उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। महात्मा गांधी जी ने चाहे जो समझा हो, पटेल चुने गए थे लेकिन नेहरू जी को बना। अरे भाई कहाँ की बात कुणाल भाई, चलिए ठीक है, आप सहमत नहीं होंगे, वो सहमत नहीं होंगे, आपसी वाद विवाद में बहुत वक्त निकल गया। कौर जी, एक सवाल मेरा आपसे है, 75 वाला जो बात कही गई थी, वॉज इट अ ट्रैप फॉर विपक्ष? नहीं, आप मुझे माफ कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, इसी से बुलवा लो, बीजेपी भी बुलवा लो। मैंने तो आपको पागल घोषित कर ठीक है, आप अब लेट्स हियर कौर मैम प्लीज। कौर जी जी, मुझे लगता है पर्सनल अटैक नहीं करने चाहिए। हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, क्यों नहीं हम अपने के साथ, अपने लोग के साथ जो अपनी बातें आपने देख लिया ना। मैं खाली अभी एक उदाहरण दे रहा था, उसी में आज पता है बक करे चले जा रहा। अच्छा ठीक है, कौन सी लैंग्वेज? ठीक है अमनप्रीत जी प्लीज। ठीक है खैरा साहब, ओके, नो प्रॉब्लम, समझ गए आपकी बात। आपसी वाद विवाद में मामला उलझ गया है। अब एक बार फाइनल क्लोजिंग रिएक्शन अमनप्रीत जी से भी। अमनप्रीत जी जी, वही सवाल जो 75 वाली बात, जिसके ऊपर राज शर्मा साहब भी बहुत बैटिंग करते थे। उम्मीद थी उन्हें कि शायद ऐसा दिन आएगा जब खुद रिटायर हो जाएंगे, लेकिन वॉज इट अ ट्रैप फॉर विपक्ष? देखिए, संजोगवश आज जो है मोहन भागवत जी, वो भी इस साल जो 75 साल के हो जाएंगे। और एक बार उन्होंने अपनी स्पीच पे मोरोपन तिंगलेगिरी की एग्जांपल देते हुए कहा था कि जब उनको वो 75 ईयर्स के हुए और उनको शॉल भेंट करी गई, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि ये मुझे लगता है कि आपने जो शॉल मुझे 75 होने पे भेंट करी है, इसका मतलब ये है कि मैं भी राजनीति से किनारा कर दूं। जब मोहन भागवत जी ने ऐसा बयान दिया था, तो जेपी नड्डा ने अपनी रैली में साफ साफ बोल दिया था कि भाजपा को इलेक्शन लड़ने के लिए आरएसएस की भी जरूरत नहीं है। इस बात को आप समझो कि उनको अगर प्रधानमंत्री चेहरा जो है वो पीएम जो है वो मोदी जी को ही रखना है, तो भाजपा को रखना है, चाहे उसके लिए कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन उनको यू टर्न लेना पड़े। कुछ उन्होंने पहले बोल दिया है, क्योंकि आपने देखा है कि जरूरी नहीं है कि जो एक बार भाजपा ने कह दिया या फिर जो मोदी जी ने कह दिया वो उस पर अडिग रहे हैं। बहुत सारी जो पीएम आवास योजना, पीएम के नाम से बहुत सारी योजनाएं जो है अंबार लगा हुआ है, पर आपने देखा होगा कि जरूरी नहीं है वो इम्प्लीमेंट जो हुई हैं तो सक्सेसफुली हुई हैं। उनमें से बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो फ्लॉप भी गई हैं। पर हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि 75 साल की बात को जो आगे रख के इस पे राजनीति करी जा रही है, जो विरोधी दल जो हैं इस पे अपनी अपनी बात आगे रख रही है, तो उस पे यू टर्न प्रधानमंत्री लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है जिसे जनता के ऊपर हम छोड़ देते हैं। वक्त का अभाव है, माफ कीजिएगा। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।